2017 में विधायक दल की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ ही 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के नाम का भी ऐलान हो गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे वेंकैया नायडू और उन्होंने ये बताया कि किस तरह योगी आदित्यनाथ ने खुद 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स की मांग की है। और आज की विधायक दल की बैठक के बाद सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ है और किसी का नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्या योगी आदित्यनाथ अकेले 25 तारीख को शपथ ले रहे हैं? क्या इस बार के मंत्रिमंडल में कोई डेप्यूटी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं? अगर होंगे तो वो कौन होंगे? क्या पुराने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को रिपीट किया जाएगा? और उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल होंगे, क्या वो भी 25 तारीख को शपथ ले रहे हैं या अभी उन नामों को लेकर असमंजस बना हुआ है? देखिए, इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या भाजपा में अभी भी नट बोल्ट्स टाइट हो रहे हैं? और क्यों जब 10 तारीख को नतीजे आ जाते हैं उसके बाद लगभग 2 हफ्ते का वक्त बीत गया है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कौन मंत्री होगा, कौन नहीं होगा, किस तरह मंत्रिमंडल का चेहरा होगा, इस बात को लेकर अभी भी सिर्फ कयास है, कोई पुष्ट खबरें नहीं है। तो क्या नट बोल्ट अभी टाइट होना बाकी है? कल देर रात को योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। वैसे तो उनकी कई राउंड की बातचीत और मुलाकातें हुई हैं अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ, लेकिन कल भी एक बैठक हुई है दिल्ली में। उसके बाद अमित शाह लखनऊ पहुंचते हैं आज। तो सीधा सीधा नजर आता है कि अभी भी हो सकता है लखनऊ और दिल्ली के बीच में कुछ नामों को लेकर असमंजस हो। क्योंकि देखिए, ये बात सिर्फ योगी 2.0 की नहीं है, ये बात है मोदी 3.0 की। ये 2022 के चुनाव की बात नहीं है, ये बात है बड़े चुनाव की, 2024 के चुनाव की। और जब भी हम ऐसे बोलते हैं तो याद आता है अमित शाह का वो बड़ा स्टेटमेंट जो उन्होंने कैंपेन में उत्तर प्रदेश में दिया। उन्होंने सीधा सीधा ये बताया कि अगर आपको नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में, तो आपको योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा 2022 में। और इसी से सब कुछ साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव और अब उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार का गठन होगा, उस पर सीधी सीधी निगाहें इस समय दिल्ली की बनी हुई। अमित शाह भी तो पर्यवेक्षक बनकर उत्तर प्रदेश पहुंचे। देखिए, कहने को तो कोई भी आ सकता था, लेकिन अमित शाह ही क्यों? इस पर भी हमने पहले चर्चा यहां पर करी है। अब देखिए, जब मोदी 3.0 की बात हो रही है तो किस तरह योगी 2.0 और मोदी 3.0 को लेकर भाजपा आगे चलेगी, ये उसी बात की इस समय फाइन बैलेंसिंग एक्ट भाजपा को करना पड़ रहा है। अब मोदी 2.0 की बात करें, जो मोदी सरकार की दूसरी गवर्नमेंट आई उसमें हमने क्या देखा जो उसकी पहली सरकार से डिफरेंट था? सबसे पहली बात थी कि इस सरकार में टेक्नोक्रेट्स की इंपॉर्टेंस थी। ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज है, प्रोफेशनल्स हैं, जिस तरह डॉक्टर एस जयशंकर है, हरदीप पुरी है, अश्विनी वैष्णव हैं, आर.के. सिंह है। तो ये अपने अपने डोमेन का, यानी अपने अपने कार्यक्षेत्र का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। और यही वजह है कि इन टेक्नोक्रेट्स की छाप और इनकी गूंज हमें योगी 2.0 में भी नजर आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम योगी सरकार की बात करें, जो प्रीवियस योगी सरकार थी उसमें 57 मंत्री थे, जिसमें से 11 हार गए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री थे, उनमें से एक हारे हैं, एक ने चुनाव नहीं लड़ा। महिलाओं और युवाओं ने जिस तरह बड़ी संख्या में आकर इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट दिया है, तो उसको लेकर और उनका प्रतिनिधित्व किस तरह योगी 2.0 में किया जाएगा ताकि मोदी 3.0 में उसका लाभ मिल सके, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इस पूरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। अब भाजपा की चौंकाने की आदत तो बहुत पुरानी है
और कई बार ऐसा होता है कि जिन नामों को लेकर आप लगातार चर्चा सुनते हैं वो नाम कहीं नजर नहीं आते और एक डार्क हॉर्स आ जाता है, या ऐसे नाम जिसको लेकर आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। जिस तरह 2017 में सब योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर सरप्राइज हो गए थे, चौंक गए थे कि योगी आदित्यनाथ कहां से आ गए। तो क्या इस तरह के सरप्राइजेस भी इस बार योगी 2.0 में देखने को मिलेंगे? और क्या इन नामों को लेकर किसी तरह की क्लैरिटी मिलेगी शपथ ग्रहण से पहले? दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो वोट बैंक है वो है पिछड़ी जाति। पिछड़ी जातियों ने भी बड़ी संख्या में इस बार योगी सरकार को दोबारा लौटाया है, भाजपा को दोबारा लौटाया है उत्तर प्रदेश में। इसलिए उनको लेकर भी किस तरह का प्रतिनिधित्व इस बार योगी की सरकार में मिलता है ये देखना जरूरी होगा। दलितों की भी इंपॉर्टेंस हमने लगातार देखी है, खासतौर पे ऐसे समय में जब बसपा लगातार कमजोर हो रही है और बहुत सारा बसपा का जो जाटा वोट है वो इस बार मायावती से छिटक कर भाजपा में भी आया है और समाजवादी पार्टी में भी आया है। तो उस वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए और दलित वोटर्स को अपने पास लाने के लिए 2024 की बड़ी लड़ाई के लिए मोदी सरकार क्या करेगी, इसकी भी बहुत सारी रूपरेखा आपको मंत्रिमंडल के नामों से, उसके चेहरों से साफ हो जाएगी। और जिस तरह हमने पहले बात करी टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स को लेकर, इस बार ये भी खबरें हैं कि बहुत सारे सरप्राइज नेम्स में टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जिस तरह मोदी 2.0 की सरकार में है। क्योंकि जरूरी है 2024 पर निगाहें बनी रहें और वो फोकस लगातार दिल्ली का है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो। एक और बात आपको याद रखनी होगी कि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के पास है वो ये है कि 2024 को जीतना है और 2027 यानी उत्तर प्रदेश की अगली विधानसभा के लिए परफॉर्म भी करना है, उसके लिए काम भी करना है। तो ऐसे में अगर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को भी देखें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जहां से इस बार भाजपा को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उनका जो वोट बैंक है वो उनसे छिटक ना जाए और वहां से उनको नुकसान ना हो जाए, वहां पर काफी हद तक उस नुकसान पर अमित शाह ने और उनकी नीति ने कामयाबी पाई है। दूसरी बात है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को लेकर, वहां पर भाजपा को काफी सीटों में नुकसान हुआ है, कई सीटों पर तो भाजपा शून्य है। तो ऐसे में 2024 के लिए आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो पूरा एरिया है उसको रिवॉर्ड भी करना है और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो इस बार भाजपा से गलतियां हुई हैं या जो ऐसा वोट बैंक है जो उनके साथ नहीं रहा है उसको अपने साथ लाने की भी चुनौती है। दूसरी बात है जो रेनबो कोalition को लेकर उत्तर प्रदेश में बार बार होती है, वो रेनबो कोalition जो 2017 में भाजपा के साथ था, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव ने भी अपना एक रेनबो कोalition बनाने की कोशिश करी है। क्या वो रेनबो कोalition दोबारा भाजपा अपने साथ उसको जोड़ सकती है? इसकी भी चुनौती है 2024 के बड़े चुनाव को लेकर। अपने डिलीवरी मॉडल को जरूर मजबूत करना होगा और जिस तरह जो चुनौतियां इस समय हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में छुटा पशु का जो मामला लगातार उठा है, इन सब को लेकर भी अब उत्तर प्रदेश की सरकार और उसका फोकस नजर आएगा। तो मंत्रिमंडल में कौन होगा, कौन से चेहरे होंगे, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसकी रूपरेखा जैसे ही सामने आएगी आपको भी ये समझ आ जाएगा कि ये लड़ाई मोदी 3.0 के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम उस पर लगातार अपनी निगाहें बनाए रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब करेगा इस वीडियो को और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन से विषयों के बारे में यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। थैंक यू।